अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम बात करेंगे उन अहम केसेस की जिनके ऊपर 2018 में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को न सिर्फ नाअहल किया गया, बल्कि 2018 के इंतखाबात जो कि उसके बाद आए उसके ऊपर भी कई शकूक व शुबहात जन्म लिए। एक तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा, पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको न सिर्फ मुतनाज़े है बल्कि इसके ऊपर सभी सवाल उठाते हैं, और उसके नतीजे में जो पनामा केसेस थे उसको भी बहुत मुबहिम करार दिया जाता है। अब इन केसेस की अपील्स के ऊपर समाअत तो हो रही है, उसको हमने डिस्कस करना है, लेकिन पहले ज़रा आपको सुनवाते हैं कि गुज़श्ता रात 2018 से मुतल्लिक हामिद खान साहब, जो कि बानी PTI के वकील भी हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, उन्होंने क्या कहा देखिए ज़रा। तो आपने सुना हामिद खान साहब कहते हैं कि 2018 में ज़्यादती तो हुई, नाजायज़ तो हुआ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपील्स, जिसमें से एक अपील यानी एवन फील्ड में बरी कर दिया गया है नवाज़ शरीफ को, अल अज़ीज़िया रेफरेंस की जो अपील है उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट पर सुना। गो कि नैब की तरफ से दिलचस्प तौर पर यह कहा गया कि इसको वापस भेज दिया जाए एहतसाब अदालत में और वहाँ पर समाअत हो इसकी असर नौ, लेकिन अदालत ने कहा कि केस के मेरिट्स के ऊपर इसको हम जाँचेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही समाअत होगी, जिसके आज दलाइल का भी आगाज़ हो गया। इंटरेस्टिंगली अब कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा वो पनामा सागा, उसके अंदर से केसेस निकले, ये सारा कुछ नवाज़ शरीफ को हटाने के लिए और 2018 के इंतखाबात में मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए हासिल किए गए। इसकी तौसीक हामिद खान साहब ने भी अपने बयान में की। सवाल अपने तज्ज़ियाकारों से हमारा कुछ यूँ है कि क्या हामिद खान साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करी हैं महमूद सरफराज साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ हैं। शहजाद, क्या राय है आपकी? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, इस पे तो हम मेरे ख्याल से दर्जनों मरतबा बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बने थे वो उनको उस वक्त सियासत से आउट करने के लिए थे, इलेक्शन से आउट करने के लिए थे, तरीके इंसाफ के लिए राहवार करने के लिए थे। लेकिन मेरे ख्याल से हामिद खान साहब को जो आपने कल का बयान चलाया है, मुकम्मल तौर पर उस बयान से इस मामले को जोड़ना दुरुस्त नहीं होगा। ये ठीक बात है कि आपने उनके प्रोग्राम का वो हिस्सा चलाया है जो कि हमारे सवाल से रेलेवेंट है, लेकिन ये जो बयान आपने चलाया है ना, ये शुरू यहाँ से होता है, इसके दरमियान में कुछ और बातें थी और इसके आखिर में भी कुछ और बातें थी। तो अगर मैंने इस बात का जवाब देना है कि क्या हामिद खान साहब का बयान दुरुस्त है, तो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो बयान क्या था। आपका सवाल आई अंडरस्टैंड, वो तो रेलेवेंट है नवाज शरीफ से। कल हामिद खान साहब से जो डिस्कशन हो रही थी वो इस बुनियाद पर हो रही थी कि हमेशा पाकिस्तान की तारीख में जो इलेक्शन होते हैं वो मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, अवामी नताइज हासिल होने चाहिए इलेक्शन से, वरना उसका पर्पस किल हो जाता है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि और आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज एक प्लान बन चुका है कि किस पार्टी को आउट करना है, किस पार्टी को कौन सा सूबा देना है, किस पार्टी को वफाक में लेके आना है, ये सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं जो कि गलत है। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या 2018 में ऐसा हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल, 2018 के जो इलेक्शन थे वो मुतनाज़ा जरूर थे, लेकिन 2013 के जो इंतखाबात थे वो भी मुतनाज़ा थे। उसमें तहरीक इंसाफ की पंजाब से 20 सीटें जो है चुरा ली गई और वो नून लीग को दी गई ताकि वो अक्सरियत हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि नून लीग शायद वैसे भी अक्सरियत हासिल करती, लेकिन 20 सीटें उनको इजाफी दी गई और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया गया। फिर 2018 में नून लीग पहले फेवरेट थी, 2013 में, 2018 में PTI फेवरेट हो गई और फिर वो इक्तदार में आ गए। उन्होंने आगे ये कहा कि मरीम नवाज जेल में थी, उस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो कुछ हद तक वो ज्यादती हुई, ये उनके अल्फाज थे कि कुछ हद तक उनके साथ ज्यादती हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वो उससे बहुत ज्यादा है। इस वक्त मामला इंतहा को पहुंच चुके हैं, क्योंकि उस वक्त नून लीग का शिकवा ये था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आज तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास कोई फील्ड ही नहीं है। उस वक्त वो कहते शहबाज शरीफ समेत पूरी पार्टी जलसे कर रही थी, कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे और पंजाब में अक्सरियत लेके भी सामने आए। सिर्फ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहब जेल में थे, लेकिन आज इमरान खान समेत उनकी पूरी पार्टी या तो पार्टी छुड़वा दिए गए या वो जेलों में है। तो आज तो कोई फील्ड ही नहीं है और मामला इस इंतहा को पहुंच चुका है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर कोई पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है तो वो 1971 से ड्रॉ किया जा सकता है। मेरे ख्याल में अब सवाल होना चाहिए कि क्या ये बयान उनका दुरुस्त है, क्योंकि इसमें बीच में उन्होंने नवाज शरीफ की बात की और बाकी पूरा उन्होंने एक सियासी मंजरनामा खींचा है आज के हवाले से। तो पूरा बयान अगर उनका मेरे ख्याल से आप उस पर जवाब चाहें तो वो बयान दुरुस्त है। जो उन्होंने 18 के हवाले से बात की वो भी दुरुस्त है।
जो आज की उन्होंने मंजर कशी की है कि अब मामला इंतहा को पहुंच चुके हैं और शायद उस वक्त फिर भी नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत बहुत से लोग कैंपेन कर रहे थे। आज तो मेरे ख्याल से हम खुद यहां बैठ के रोज सवाल कर रहे होते हैं कि क्या कोई पीटीआई का टिकट लेने वाला होगा, टिकट ले लिया तो क्या फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्या फिर कैंपेन करने की इजाजत होगी। तो मेरे ख्याल से उनका जो मुकम्मल बयान है वो दुरुस्त है। लेकिन शहजाद, इस पर्सपेक्टिव को भी ज़रा हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि 2018 को हम हमेशा इसलिए रेफर करते हैं जहां से शुरू हुआ ये सारा का सारा मामला, वो कि उससे पहले भी बहुत सी ज्यादतियां होती रहीं, लेकिन वो तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने हटा दिया, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान और किस तरह से वो सारी केसेस बनाए गए, कानून का सहारा लिया गया। सो आई थिंक इस पस मंजर के ऊपर भी मद्देनजर रखते हुए अगर आप रोशनी डालें। मैं कह रहा हूँ ना जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जो 2018 के हवाले से बात की कि तहरीक इंसाफ फेवरेट थी और उस वक्त नून लीग के साथ जो हुआ, मैं कह रहा हूं ना कि वो बात भी दुरुस्त है, लेकिन जो पूरा बयान था वो आज के तनाजुर में बात करने चाह रहे थे। बीच में सवाल 2018 के हवाले से हुआ तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया, लेकिन असल जो उनकी गुफ्तगू थी वो आज के हवाले से थी। यहां पे मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो पनामा केस शुरू हुए थे, उस वक्त जो वकील थे इमरान खान के, वो हामिद खान साहब थे। तो अगर हामिद खान साहब से आप ये पूछेंगे कि पनामा केस क्या एक सॉलिड केस था और नवाज शरीफ के करप्शन के हवाले से था, तो हामिद खान का जवाब इसमें होगा जी हां, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि हामिद खान साहब खुद इसके वकील थे और आपको पता है कि कोई वकील वो केस लेता नहीं जब तक उसको पता ना हो कि इसमें कोई सच्चाई है और वो केस जीत ना सकता हो। तो हामिद खान साहब पनामा के हवाले से तो मुझे जो उनके दलाइल याद है, जो आके अदालत में देते थे, सुप्रीम कोर्ट में देते थे, तो उस हवाले से तो वो कन्विंस थे कि ये अपार्टमेंट नवाज शरीफ के हैं और नवाज शरीफ ने करप्शन की है, लिहाजा नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। इस हद तक तो मेरे ख्याल से हामिद खान साहब ऑन बोर्ड है। लेकिन बाद में जिस तरीके से केस चलाया गया और जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया सैलरी रिसीवेबल पर, उस पर उनको एतराज है कि जिस तरीके से पूरा प्रोसेस चला, तो आखिर में आके ये लगता है कि ये मामला जो है नवाज शरीफ को निकालने का था। लेकिन अगर वो समझते हैं कि बिसात बहुत पहले बिक चुकी थी इसकी और सारी सेटिंग्स हो चुकी थी और ये केस इसीलिए बनाया गया था, तो फिर हामिद खान साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो केस उन्होंने क्यों टेकअप किया था। उसमें इमरान खान की वकालत कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अदलिया के जरिए नवाज शरीफ को पनामा केस में डिस्क्वालीफाई किया जाए। बराह रास्त बेनिफिशियरी तो फिर एंड में इमरान खान ही बने ना इसके। न्यायी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं जी सर, कि एक वकील जो होता है, हामिद खान साहब पनामा में वकील के तौर पर पहले हामिद खान साहब ही पेश हुए थे। उसके बाद नीम बुखारी और बाकी लिए गए थे, क्योंकि हामिद खान साहब ने जिस तरीके केस लेना चाह रहे थे, इमरान खान साहब उससे मुत्तफिक नहीं थे, तो चुनाचे बड़ी लय हुई। और ये उसी दौरान ही है जब हामिद खान साहब ने जो डॉक्यूमेंट दिए, तो वन ऑफ द जजेस जो हैं शायद अजमत सईद साहब थे, उन्होंने कहा ये तो पकोड़े तलने के कागज आपने हमें पकड़ा दिए हैं। और हामिद खान साहब खुद भी कन्विंस नहीं थे कि जो डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन मैं इससे एक और बात करता हूँ, ख्वाजा आरिफ साहब है, तो एक केस में नवाज शरीफ साहब की वकील है और फिर दूसरे केस में इमरान खान साहब की वकील है। अब ये जो चीज होती है वकालत करना जो है, उससे वकील का आप नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे खिलाफ जो बंदा नहीं, मैं उसमें एक बात कर रहा हूँ, वकील होता है, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कत्ल किया वो उनके दलाइल सुन के उनकी जो पिटीशन दायर की थी, डिस्क्वालिफिकेशन ही मांग रहे थे ना नवाज शरीफ की इस पनामा केस मांगनी है, उन्होंने मांगनी है, नहीं डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे थे। वो आप पूरा केस पढ़े, ये एक और केस था कि डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, वो थे कि जी इस केस को नैब के अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक मेंटेनेबिलिटी मांग रहे थे। उस वक्त मेंटेनेबिलिटी के चक्कर जो थी वो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से थी कि नवाज शरीफ नहीं थी। आप डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर बाद हुई जब 10 वॉल्यूम आए, मैं तो पिटीशन दायर करने की बात कर रहा हूं, प्ली उसमें ये थी ना। नहीं प्ली आप देख ले, चलो मेरा ख्याल है कि हो सकता है, सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा टेक्निकल मामला से थोड़ा सा हम वो सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर कमेंट ज्यादा आप करें तो बेहतर है। कि उसके अंदर दो फेजेस थे, एक थी कि मेंटेनेबल है, नवाज शरीफ साहब ने उसकी खुद इजाजत दे दी कि मैं उसको मेंटेनेबिलिटी को कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, जैसे तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी फंडिंग केस में हर केस में पहले मेंटेनेबिलिटी हर चीज में कॉन्टेस्ट कर दिया। नवाज शरीफ ने ब्लैंक चेक दे दिया था, वो एक लंबा केस है, मेरा ख्याल है उससे उज्जवल से निकला है। बाकी बात यह है कि हामिद खान साहब बहुत अपराइट आदमी है, असूली आदमी है, और उन्होंने आज ये बात पहली दफा नहीं कर रहे कि हमें हैरान होना चाहिए। वो बेशुमार दफों पे जितनी उनकी लिमिटेशन है कि जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी के नुमाया रहनुमा है तहरीक इंसाफ के,
बल्कि ये सारे लोग आज की तारीख में जितना लोग पॉलिटिकल पार्टी में तहरीक इंसाफ में है, इनमें 1, 2, 3 को छोड़ के कोई भी नहीं है जो हामिद खान साहब जितना सीनियर तहरीक इंसाफ के 27 से 28 साल जितने भी हुए हैं, इसके अंदर हामिद खान साहब मेरा ख्याल में 26 साल से तहरीक इंसाफ में है। ये मैं इसकी गवाही दे और शायद हूं। तो इस हवाले से इसके बावजूद जब वो बात करते थे इस तरीके से करते हैं, और बेशुमार दफा पे मसा चंद दिन पहले उन्होंने अफजल शेख मगरत भी की है। अब कुछ अर्सा पहले उन्होंने पहले उन्होंने गौर साहब के बारे में कुछ बेहतर कलमात कहे। तो मेरा ख्याल है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो ये समझते हैं कि गौर साहब की अपॉइंटमेंट सही हुई है। मतलब मैं ये मेरे ख्याल में तो गौर साहब की जो है ये एक और बहस है कि एक मफामती अपॉइंटमेंट है जो इमरान खान साहब के कहने की अंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन बात यह है कि जी उन्होंने गौर साहब के बारे में भी 2 लफ्ज अच्छे के, हर चीज को उसके प्रोस्पेक्टिव में शहजाद से ही कहने देखना चाहिए। बाकी ये है कि जी ऑन मेरिट ये तो आप जैसे भुट्टो साहब की फांसी का शायद आपने लोगों ने कल डिस्कस किया है, जो अदालती कत्ल, जब भी डिस्कस होगा पानामा का केस, ये एक स्याह धब्बा है हमारी अदलिया के चेहरे के ऊपर, ये कभी नहीं करा सकती। इसी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कहना पड़ा कि जी वो जो है एक जज दागदार जज। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट लेवल पे किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस जज के बारे में कहा हमारे सर शर्त में झुक चुके। अच्छा, अरशद मलिक के बारे में आप कह रहे हैं जज का ये कंडक्ट सामने आए और उसके बाद उस केस की रे हियरिंग ना हो, कभी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं है, ये इस केस में सही है। इस तरह सिंगल आउट करके विच हंटिंग जो नवाज शरीफ साहब की हुई है, मेरा ख्याल है कि ये हमारी पाकिस्तान की तारीख के जो 70 साल से बेशुमार तारीख फैसले हैं या अदलिया के चेहरों पे एक प्लॉट है, ये उनमें से एक फैसला है। और आज अगर नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल रहा है तो मैं कहता हूँ इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो आपने एलिमिनेट की है वो तो नैरेटिव में चली गई है। वो तो बेचारे अब उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देता है, उनको रिलीफ देता है तो कहते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भाई जिसने आपने एक बंदे की पॉपुलर स्टेटस छीन ली, जिस वजह से मर्जी छीनी, क्योंकि आपके मिजाज जार में ये आ गया कि हमने हिंदू सियासत नहीं करने देनी, ये नवाज शरीफ साहब के साथ ने सलूक किया। कौन दुनिया, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब खुद भी कहते हैं हमें ये इंसाफ दे, मैं कहता हूँ मियां साहब आपको कोई बंदा इंसाफ नहीं दे सकता। आप यकता थे 2016-17 में लगता था कि मेरिट के ऊपर आपका कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता था। अच्छा, कहां से उठा के खींच के उठा के उनकी गड़े में सियासत फेंक दी। जब वो वापस इमरान खान साहब वापस आए तो जाहिर है कि उनके पास एक बयानिया आ गया जो नवाज शरीफ साहब के पास था। हालात ने इतनी तंगी या इतनी सख्ती हुई, उनके साथी सारे जेलों में थे, सारे उसी तरीके समझौता करने पर तैयार हो गए। जैसे इमरान खान साहब ने आज गौर अली खान को एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए पूरा पैनल दे लिया, अली अमीन गंडापुर और हलीम आदिल शेख सब सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए कबूल है। तो अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट को कबूल है, ये बीबी फिर मेरे साथ ये अलहदा बहस कर लें। ये आप फिक्र ना करें, इस वक्त 12-14 वकील जो है ना, जो इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट हैं जो मिल रहे हैं, इनमें से सारे कबूल हैं। नहीं, ये वकील तो नहीं है। गंडापुर साहब तो मैंने सुना है कि वो यास्मीन राशिद और गंडापुर साहब तो हाँ, तो इनके ऊपर तो हमने सुना है कि बड़ा इतराज है। आप मुझे आज न्यूज दे रहे हैं खाक इतराज है कि मेरा बेटा अंदर पड़ा है एहसान खान, और अली अमीन गंडापुर पकड़ा नहीं जा रहा। आप ये बताना चाह रही हैं? अच्छा, तो चलो ये मैं आप जो है ना, बदकिस्मती मेरी है कि मैं पाकिस्तान के अंदर 71 साल उम्र में 50-52 साल मैं मुलव्वस रहा हूं, मेरे सामने चीजें बीत रही है। मैं मुल्क की एक बड़ी एक भयानक तारीख है, पता नहीं कहाँ जाकर रुकना है, कहाँ खत्म होना है, ये एक और दास्तान है। चले कहानी है, अलग लैलवी कहानी है हजार। अरे कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करेंगे साहब? एक ब्रेक लेनी है। नहीं और किताबें नहीं, बस अभी जितनी है एक ब्रेक लेते, उसके बाद वापस आते हैं मज़े साहब और महमल का तंजिया। 2018 के वाक़यात से मुतल्लिक हामिद खान साहब के इंकशाफात और फिर आज जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ऊपर समाअत हुई है, उन दोनों को डिस्कस करें। महमल, क्या राय आपकी हामिद खान साहब से मुतल्लिक? अभी जो डिस्कशन हुई है, आप क्या समझती हैं?
देखिए अलीना, जहाँ तक उन्होंने ये बात की कि ये जो इलेक्शंस थे ये मुतनाज़ थे 2018 के, उन्होंने बात की, और फिर जो उन्होंने कहा कि किसी हद तक वो मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जो है वो जेल में डालने वाली बात भी उन्होंने मानी। लेकिन मुझे इसके अंदर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो लूप होल्स हैं इनके बयान के अंदर। क्योंकि देखिए, एक तो खैर कंपैरिजन जो है वो ज़रा फ़र्क है, जो आज हो रहा है 2018 में जिस तरीके से हुआ उस पर भी मैं आती हूँ। लेकिन बात ये है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होती है एक मुंतखब वजीर आज़म की, उसके बाद जो है उनको सजा देने के लिए, और ये कि उनकी बेटी भी कहीं कैंपेन ना करें, तो आप उनके ऊपर जिस तरह के केसेस बनाते हैं फ्रिवलस किस्म के, और उसके बाद जल्दी में तेजी के अंदर उनको जेल में डालना है। तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर ये सब कुछ किया, और जिसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान हुआ ओवरऑल अगर आप देख लें तो मुल्क को नुकसान हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, सोसाइटी को नुकसान हुआ, मीडिया को नुकसान हुआ, और जमहूरियत को यहां तक नुकसान हुआ कि अंसार अब्बासी साहब ने अपनी उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा कि अब तो ग्राउंड रियलिटीज इतनी बदल गई हैं पिछले 6-7 साल में कि अब तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी, यानी कि एक हाइब्रिड निजाम हमारे पे मुसल्लत हो चुका है, एंड वी हैव टू लिव विद दैट। इस तरह की उन्होंने उसके अंदर जो थी वो बात तो यही हो रही थी। तो बात ये है अलीना कि ये जो नुकसान हुआ है इसका आप कैसे कंपैरिजन जो है वैसे किसी चीज से कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल जो आज हो रहा है ये भी हम तो इसके ऊपर बार बार जो है हम बात करते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं कि लग नहीं रहा कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे। लेकिन आपको याद होगा, मैंने पहले भी एक याद कराया था कि जब 2018 में ये सजाएं हो रही थी और जिस तरीके से ये 2018 का इलेक्शन कराया गया तो बहुत सारे लोग पीटीआई के उस वक्त हमें बताते थे, मीडिया के भी दोस्त हमारे बताते थे कि वो सजाएं भी बिल्कुल ठीक हैं, वो जो है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक है, और वो क्यों नहीं गलत। आज क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर आया तो आज वो उसमें कबाहतें निकालकर हमें बता रहे हैं कि नहीं तब भी गलत हुआ था और अब भी गलत हो रहा है। बिल्कुल, हम तब भी कहते थे गलत हुआ और हम आज भी कहेंगे कि गलत हुआ। थोड़ा सा जो कंपैरिजन डिफरेंट है कि नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने क्या ऐसी चीज की थी कि जिसकी वजह से उनकी माफी नहीं थी। एक उनमें से है कि वो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो है उनकी हुकूमत ने वो गए उनके पीछे। अच्छा, दूसरी चीज और कानूनी उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया। उसके अलावा तो अगर आप देखें तो कोई इस तरह की चीज तो नहीं उन्होंने की। लेकिन जो यहां पर तो एक मई 9 का सामने आ गया, उसके ऊपर बिल्कुल एक बहस हो सकती है कि स्टेट का जो रिस्पॉन्स है वो कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है और किस किस्म का रिस्पॉन्स है, वो बिल्कुल उस पर। क्योंकि महमल, हम हामिद खान साहब के बयान पे बात कर रहे हैं, जो मैंने कुछ सुनाया हिस्सा जो आगे जाके इसी की कंटिन्यूएशन में 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे की भी नहीं जा सकती, वो शायद हामिद खान साहब ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बात हो। तो यही बात है शहजाद कि ये जो सारी चीजें हुई, तो मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि 2018 में मैंने पहले भी ये बात कही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से ये एक प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ, उसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान हुआ, जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया और वो आज तक हम भुगत रहे हैं, और अब हम हाइब्रिड प्लस के उसमें भी भुगतेंगे। पता नहीं ये हाइब्रिड निजाम कब रोल बैक होगा। असल नुकसान तो ये है, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए रीना, कि असल नुकसान तो ये करके। और बिल्कुल पीटीआई को उस वक्त नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, और आज पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड बाहर नजर आ रहा है कि नहीं मिलेगी। बट ये इंटरेस्टिंग है जब आप ये कहती है ना कि ज्यादती बिल्कुल हो रही है, लेकिन 2018 में जिस लेवल पे हो रही थी उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं अलीना, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उस लेवल या लेवल्स को मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने वजूहात को कंपेयर किया। मैंने कहा मियां नवाज शरीफ ने कौन सी ऐसी चीज कर दी थी कि जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, और ये उस वक्त तो कोई मई 9 है इस तरह का सानिया नहीं हुआ था। इनके साथ मैंने स्टेट का डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस की भी बात की और ये भी कही कि जो हो रहा है बिल्कुल पीटीआई के साथ ये गलत हो रहा है। मैंने ये बात मैंने ये नहीं कहा। अलीना, इसको मैं जरा एक मुकम्मल कर लूं, उसके बाद मज़हर साहब बात कर लीजिएगा। जी शहजाद। ये कंपैरिजन मेरे ख्याल से पार्टीज अपने बेसिस पे करती रहेंगी कि 1971 से पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है, आज जो हो रहा है और किसी से नहीं किया जा सकता। 2018 में हुई, हमें इस पे बहस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलत उस वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रहा था। लेकिन ये महमल की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2007-8 ऑनवर्ड्स हम एक प्रोसेस में थे जहां पे जो सिविलियन बालादस्ती है, जो डेमोक्रेसी है, वो आहिस्ते आहिस्ते मजबूत हो रही थी। और उस मौके पे क्योंकि दो पार्टीज के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था,
तो इमरान खान साहब उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पैर बन के सामने आए और उसके बाद से जो उनका एक इत्तेहाद था या जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, उससे दोबारा वो सारा निज़ाम जो हमने थोड़ा बहुत रिकवर किया था, जो सिविलियन सुप्रीमेसी आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कुछ हद तक वापस आ रही थी, वो सारा रिवर्स हुआ। वो एक ठीक होता है कि वो स्पेस जो थी वो सारी चली गई और मेरे ख्याल से इस मॉडल से दोबारा बाहर निकलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ऑल्सो ना सिर्फ वो चली गई बल्कि इतनी बुरी तरह से रिवर्स हुई कि उससे अब किस तरह से निकला जाए, ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी को खोजने के लिए मेरा ख्याल है हम साल डेढ़ साल से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सॉरी ना ही खोजे। अब मसला ये है ना कि खोजेगा कौन, ये भी मुश्किल में पड़े हुए हैं। देखिए हम जो है वो उसी दायरे में घूम रहे हैं और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम सैंडविच हो गया है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बीच में। अदलिया का एक तरफ रोल आप देख लें, मुसलसल आप ये सारे केसेस उठा के देख लें। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि भुट्टो का केस जो है वो 12 दिसंबर को लग गया है लार्जर बेंच। अब सोचें कब का केस है, अब उसके बारे में क्या फ़ैसला होगा। तो हम इस्टेब्लिशमेंट का रोल देख लें, पिछले 75 साल का नहीं देखें तो पिछले 50 साल का देख लें। आप आला अदलिया का रोल देख लें, नज़रिया ज़रूरत से लेकर आज तक का रोल देख लें। ये टाइम है अपनी तारीखी गलतियों को दुरुस्त करने का और आइंदा गलतियां ना करने का। क्या अदलिया आइंदा गलतियां नहीं करेगी? क्या जजेस आइंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे? इस बड़ा डाउट है। क्या जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो अपना रवैया तब्दील करेगी? आपका पॉलिटिकल सिस्टम चल ही नहीं सकता अगर आप सैंडविच हैं। कैसे चलेगा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम? अदलिया के थ्रू करवा दिया जाता है, किसी और जरिए से करवाया दिया जाता है। कभी नवाज शरीफ उसके विक्टिम हो जाते हैं, कभी इमरान खान उसके विक्टिम हो जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक महाज खड़ा कर दिया जाता है। एक सिस्टम को प्रॉपरली चलने क्यों नहीं दिया जाता? ये क्या मसला है कि एक्सेप्टेबल नहीं होते प्राइम मिनिस्टर? किसी ने किसी को चेंज कर दिया तो वो गायब हो गया। अभी मैमल बात कर रही थी, ये मुशर्रफ को जो है वो उस पर केस क्या बना कि नवाज शरीफ के खिलाफ शुरू हो गया मामला। इमरान खान ने ISI चीफ की फाइल का मसला आ गया तो इमरान खान फारिग हो गए। हमारा सिस्टम क्या अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी भी, डेमोक्रेसी कभी भी मजबूत नहीं होगी जब तक ये फैसला नहीं होगा। ये हामिद खान बहुत स्ट्रेट फॉर, हामिद खान की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा और मेरा ख्याल है पढ़नी चाहिए, हम सबको पढ़नी चाहिए जुडिशरी के हवाले से जो उन्होंने रोल ऑफ द जुडिशरी पे लिखा है। हामिद खान एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। हामिद खान ने 2013 में इमरान खान से कहा था कि आपने पार्टी इलेक्शन में धांधली हुई है और जहांगीर तरीन और उसके कई साल बाद इमरान खान ने ये रियलाइज़ किया कि हाँ मैं गलती पड़ता। तो अगर आज हामिद खान कह रहे हैं कि 2018 में गलती हुई है तो मैं उन्हें क्यों डाउट करूं? वो अगर ये कह रहे हैं कि हाँ उसको उस मामला में जिस तरह अभी शहजाद भी बात कह रहे थे 2018 में कितनी ज्यादती हुई, आज कितनी ज्यादती हो रही है। कंपैरिजन का मसला नहीं है, मसला यह है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कब बेहतर होगा, पाकिस्तान की जुडिशरी पर कब लोग एतमाद करना शुरू करेंगे। अगर हम जुडिशरी ही पॉलिटिसाइज हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। मीडिया आपका कंट्रोल्ड है, मीडिया पर पाबंदियां, अदलिया का रोल, एस्टैब्लिशमेंट का रोल, तो ऐसे में पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम बच ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। और फिर यही रहेगा, किसी आप उसको हाइब्रिड का नाम दे दें, किसी दूसरा का नाम दे दें। तो मेरा ख्याल है हामिद खान ने जो जिस तरह भी शहजाद भी कह रहे थे, हमें इन टोटलिटी जो बात करनी चाहिए वो यही थे कि आज शायद उससे ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही हैं। अब उसमें नून लीग का एक अपना मौक़िफ़ होगा। बात ये है ना कि हमने गलतियाँ हुई लेकिन उन गलतियों से सीखा क्या, और अगर हमें इदराक है कि गलतियाँ हुई हैं तो हमने क्या ये डिसाइड किया है कि हम नहीं सीख रहे ना, हम नहीं सीख रहे। मुझे नहीं पता अब इसमें भुट्टो के केस में क्या होगा, लेकिन हम तारीख की गलतियों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है जी, इसी के ऊपर अपनी डिबेट कंक्लूड करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको याद होगा इस हफ्ते साइफर केस में जब सहाफ़ियों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से गैर रस्मी गुफ्तगू की कमरा अदालत में, तो उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि बाजवा साहब को, यानी साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, वो बतौर गवाह इस केस में पेश करवाना चाहते हैं
और उन्होंने फिर कहा कि जो सारी उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई, जो साइफ़र अपेरेंटली भेजा गया वो डोनाल्ड लू ने एक्चुअली बाजवा साहब को भेजा था, इट वाज़ फॉर हिज आइज़, लेकिन वो कहीं से शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू होके गुजरा तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब तक पहुँचा दिया। बट द क्रक्स ऑफ हिज बयान वाज कि वो बाजवा साहब को बतौर गवाह इस केस में पेश करवाना चाहते हैं। आज अंसार अब्बासी साहब ने ख़बर दी है कि बाजवा साहब ने ख्वाहिश का एहतराम किया इमरान खान साहब की और वो कहते हैं कि जी अगर बतौर गवाह उनको बुलाया जाता है तो पेश हो जाएंगे वो, लेकिन एक छोटी सी मसला है कि आर्मी से उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी, इदारे से उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी बतौर गवाह पेश होने के लिए। क्या जनरल बाजवा को पेश होने से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? हमने एनालिस्ट के सामने ये सवाल रखा है। न्यायी साहब, मासूमाना सवाल आपसे। आप इमरान खान साहब कुछ जानती नहीं है तो आपके पास हर तरह की सहूलत, हर तरह की गुफ्तगू करने की। सर आप जानते हैं ना, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने 2 नाम दिए हैं, एक का नाम है डोनाल्ड लू और एक का नाम है बाजवा। तो कहेंगे पहले डोनाल्ड लू को तो साथ लाओ, ये तो बेकार है, खाली ये तो झूठ बोलेगा। अच्छा पेंटे बदलना आप नहीं जानते, अभी मैं बता रहा हूँ। साहब आएंगे फौज में जा रहे, वो समझ रहे इसके ब्लफ कॉल कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि मेरा पाला किससे पड़े, गिट्टे जोड़ के ब्लफ करते हैं। बैम्बल समझती है, पंजाब आया समझती है गिट्टे जोड़ के ब्लफ क्या होता है। तो वो जो है वो कहेगा डोनाल्ड लू तो यहाँ आया ही नहीं है। हाँ। वो डोनाल्ड लू जिसको ये दावतनामे भेजते फिरे थे, जिसे माफीनामा मांगते फिरते थे, हमने यहाँ डिस्कस भी किया आपके प्रोग्राम में, आप ही ने कराया था। वो क्या नाम था अला यार के, क्या नाम था, यार मोहम्मद, जो कि तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन पॉलिसी का जो यूएस में एक्सपर्ट थे, प्रेसिडेंट थे जो उनके वहाँ के यूएस चैप्टर के, वह जो भी है उनका नाम कुछ तो था, यार आता था उसके अंदर। पर एक हकीकी जवाब मैंने दे दिया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल पक्के पैर काम कर रहे हैं। आप जाने तो दे, आप डोनाल्ड लू का भी ले आए, अच्छा फिर देखिए उनके साथ कैसे टकरे इमरान खान साहब। वो इनफैक्ट इमरान ये बदकिस्मती से अलीना ऑन सीरियस नोट 10 अप्रैल से लेके, बल्कि 10 अप्रैल से भी 2 महीने पहले से लेके 1 महीने पहले से लेके इमरान खान की टर्म्स में सियासत के अंदर इस हमारी एस्टैब्लिशमेंट बावजूद अपनी चालाकियों के, बावजूद अपने जो तेज तरारी के, बावजूद अपने सारे वसाइल के, जो आज तक चला उसे इमरान खान साहब ने उससे हर चीज का फायदा उठाया है। उनका एंगेज करके वो एक चीज को रियलाइज करके, उनका इश्यू यही है कि वो मीडिया को ऑक्यूपाई रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बाजा साहब की बरकतों से और इस जो आज के उसके बाद के रजीम है उनको की समझ बूझ की कमी की वजह से अभी तक मेरे हतमी बात है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्त में की हुई है। उसकी वजह वो नहीं है जो लोग समझते तस्वर है। मेरा अपना ख्याल है कि इसकी वजह ये है कि ये लोग जो सारे काम करते हैं उसकी फील्ड में खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन शहजाद नियाजी साहब की हर बात सच, खान साहब क्या जबरदस्त उन्होंने बयान दिया, क्या चाल चली, लेकिन बाजवा साहब भी तो एड्डे पोले थे नहीं ना। उन्होंने कहा मैं जरूर सर मैं हाजिर, लेकिन वो मुझे इदारे से इजाजत लेना पड़ेगी फिर। अच्छा अलीना, एक तो मेरे ख्याल से जिस दिन इमरान खान साहब ने ये साफियों से गुफ्तगू की थी और ये बाजवा साहब को कहा था कि विटनेस के तौर पर बुलाना चाहता हूँ, आई थिंक मैंने ये पढ़ा था कि शायद उन्होंने कहा था यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स को भी। जी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। वो डिमांड ये ऑलरेडी जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब, तकरीबन वो ये डिमांड कर ही चुके हैं। देखिए यही डिमांड सबको पता है कि साइफर का जो मामला था, इमरान खान ने इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत पहले बचाने के लिए और बाद में अपने मुखालफिन को जो है मुर्द इल्जाम ठहराने के लिए। अब पॉलिटिकली तो इन्होंने इसको बड़ा मिसयूज किया। अब कानूनी तौर पे क्या उन्होंने कोई गलत इसमें काम किया है या नहीं किया है, देयर इज अ क्वेश्चन जो कि ट्रायल कोर्ट में होगा। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब बाजवा साहब कुछ नहीं बुलाना चाह रहे कि वो साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने अगर ये पब्लिक किया था डॉक्यूमेंट तो गुड फेथ में किया था, क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है बाजवा साहब को बुला के भी कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब ये बात साबित कर नहीं सकेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा के जो है पब्लिक के सामने एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे पेश किया था। लेकिन ये जो जमहूरी पसंद लोग बैठे हुए हैं, मजहर साहब, महमल सरफराज, इनको बड़ी तस्कीन मिलेगी अगर वो बाजवा साहब को देखेंगे विटनेस बॉक्स में। मतलब आपने साबित किया कि आप नहीं है जमहूरी पसंद। आप सीखता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ मैं। अब तो कह दिया, अब तो कह दिया। साबिक आर्मी चीफ
जो कि 2 मरतबा रहा एक्सटेंशन के बाद, वो विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ है और उससे सवालात हो रहे हैं, जिरा हो रही है, तो इनको बड़ा, इनके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा मुझे लगता है। लेकिन वो मनाजरा बड़ा अच्छा होगा वहां पे मेरे ख्याल से, बल्कि इससे बेहतर है मेरे ख्याल से इमरान खान साहब और बाजवा साहब को किसी टीवी शो पे आ जाना चाहिए और फिर एक साथ फैसला करे अवाम के, द ग्रैंड डिबेट, रिपोर्ट कार्ड में बुला ले। सुन तो लीजिए ना, मैं कहना चाह रहा हूँ 5-6 जो टीवी शो पे बैठेंगे, पता चलेगा 5-6 साल में कौन ज्यादा अच्छी सियासत कर रहा था, कौन ज्यादा गलत बयानियां की हैं, किसने ज्यादा अच्छी चालें चली हैं। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अवाम के सामने आएंगी। क्योंकि एक चीज मैं काफी अरसे से कहना चाहता, बाजवा साहब ने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो इंटरव्यूज की शक्ल में सामने भी आई हैं। बिल्कुल 2 चीजें आज तक उन्होंने तस्लीम नहीं की, जिसकी वजह से उनके तमाम बयानात पे एक सवालिया निशान होता है। क्या बात है वो 2? एक ये कि नवाज शरीफ की हुकूमत मैंने नहीं गिराई, उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, वो अदलिया का किरदार था। और दूसरा ये कि हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत गिराने में मेरा बिल्कुल कोई किरदार नहीं था, वो सियासी जमातों ने अपने तौर पे किया है। इन दोनों बातों के अलावा बहुत सारी बातें एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक किस्सा है, अगर आपके पास पता नहीं टाइम है कि नहीं, मैं सुना दूं, छोटा सा। टाइम है नहीं, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम सबसे लेके कमेंट, उसके बाद वापस आपके पास आती हूँ ताकि हम सोशल मीडिया के लिए इसको एक्सक्लूसिव रखते हैं। छोटा सा है, 2018 में जब ये लिखा भी था, बाजवा डॉक्टराइन सोहेल वड़ाइच साहब ने 30-35 साफियों को बुलाया गया था, वहां पे बात की और बाजवा साहब ने उस दिन बड़ा खुल के बात की और वो पूरा फिर लिखा भी डॉक्टराइन और बाजवा डॉक्टराइन में सोहेल वड़ाइच साहब ने। कल भी बात उस सारे सेशन के बाद 4-5 साफी खड़े हुए थे, बाजवा साहब भी वहां पे थे और सब उनसे बात कर रहे थे। तो मैंने बड़ी जुर्रत करके कहा कि बाजवा साहब, आपने आज बहुत सच बातें की, आपने बहुत चीजों का जो है आज इजहार किया अपने ख्यालात का। तो एक और सवाल मैं भी अगर पूछने की जुर्रत करूं, तो उन्होंने कहा क्या सवाल है वो? मैंने कहा क्यों निकाला? तो वो मैंने तो एक लाइटर नोट पे कहा था, तो वो तो नाराज हो गए और मुझ पे गुस्सा हो गए और सबके सामने थोड़ा सा एम्बैरेस भी उन्होंने किया कि मैंने कुछ नहीं किया, डांट पिला दी अदालत ने। जी अब डांट ऐसे ही समझे ऐसे ही समझे। तो आई थिंक इट वाज अ क्वेश्चन एट द रॉन्ग टाइम प्रोबेबली। तो फिर बुला ही ले कटहरे में, इस वाले का भी हिसाब कर लेंगे। देखिए उस वक्त इल्जाम लग रहा था एस्टैब्लिशमेंट का इसमें किरदार है, तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई किरदार नहीं है, अदलिया ने निकाला है नवाज शरीफ साहब को। तो ये प्लीज इल्जाम हम पे ना लगाएं, आप प्लीज ना लगाएं। मज़े साहब नहीं लगाते। भाई सीधी सी बात है कि अगर इस मुल्क के 5 या 6 मुंतखब वज़ीर आज़म अदालतों में आ सकते हैं, तो 2-3 साबिक़ आर्मी चीफ, 4-5 साबिक़ DGI क्यों नहीं आ सकते? बुलाएं, तारीख का हिस्सा रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे मौक़िफ़ को गलत साबित करें। आना चाहिए बाजवा साहब। तो सर सिर्फ साबिक़ को ही बुलाते हैं, हाजिर के ऊपर नहीं कुछ? हाजिर अगर आना चाहें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जरूर आए। मतलब अच्छा। आप देखें ना, अगर आप एक पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, अब तो ये देखें ये एस्टैब्लिश चीज है ना कि पॉलिटिकल रोल है। अब पॉलिटिकल रोल है तो उसमें फिर जिसको भी एक मैं एज ए विटनेस बुलाना चाहूँ, और मिलिट्री कोर्ट में मैं आपको बताऊं, मिलिट्री कोर्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के केस के ऊपर, कम्युनिस्टों के केस में बेनज़ीर भुट्टो को बुलाया, अलाउ किया, अपना वली खान, मीर गौस बख्श बिजंजो, जितने चीदा पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको बुलाया उस केस में, और कोर्ट ने अलाउ किया कि उनको बुलाएं एज ए विटनेस। तो आज अगर इमरान खान ये चाह रहे हैं अपने उसमें, जाहिर है उस कंट्रोवर्सी का वो हिस्सा रहे हैं जनरल बाजवा भी, और वो तो बुलाएं जो अगर वो आना चाहें। लेकिन क्या उनको फायदा होगा, ये एक डिबेटेबल बात है। अच्छा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जनरल बाजवा अब रिटायर्ड हो गए हैं, और जनरल बाजवा ने, अगर अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी दुरुस्त है, जो कि ज़्यादातर दुरुस्त होती है उनकी, तो फिर जनरल बाजवा ने ये भी कहा है कि मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ज़ाहिर है NOC लेना पड़ेगा। तो अब ये किस हद तक इमरान खान उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, लेकिन एक पिक्चर सामने आएगी, ऑफिशियल पिक्चर सामने आएगी। क्योंकि अब तक तो ये आता रहा ना कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हमारे यहाँ रिपोर्ट होती रही हैं, उस पर तजज़िये होते रहे। तो अगर ऑन द रिकॉर्ड आके वो बात करेंगे तो मेरा ख्याल है एक व्यू सामने आ जाएगा, और बिल्कुल आना चाहिए। किसी की शक्ल अच्छी और बुरी का मसला नहीं है, फायदा होगा, चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इसका इतना फायदा ना हो। महमल
देखिए अलीना, बिल्कुल उनको मेरे ख्याल में उनके इदारे को उनको इजाजत दे देनी चाहिए और वो पेश हों, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान साहब, जिस तरह न्याय साहब ने कहा, वो तो हर वक्त पैंतरा बदलते रहते हैं। साइफर के ऊपर तो मेरे ख्याल में उन्होंने इतने बयानात बदले हैं, इतना उनका मौकफ चेंज हुआ है कि अब हमें भी नहीं याद रहता कि उन्होंने पहले क्या कहा था, बीच में क्या कहा, एंड पे क्या कहा। मतलब अब तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने एक साइफर भेजा है एम्बेसडर को ये बात करके, जिसका साइफर आया बाजवा साहब को मैसेज देने के लिए। वैसे अमेरिका के पास कोई तरीका नहीं था कि वो, अगर उन्होंने बाजवा को मैसेज भेजना था वो। अच्छा, दूसरी चीज ये रही ना कि बाजवा साहब बहुत सारी चीजें प्राइवेटली तो बात कर चुके हैं बहुत सारे सहाफियों से, लोगों से, जो कुछ शाया हुई है, कुछ नहीं भी शाया हुई है, लेकिन अब वो आ जाएं, वो पब्लिकली, यानी एक अदालत के अंदर, बेशक उसकी मीडिया उधर कितना होगा, वो मीडिया के सामने कवरेज तो होगी ना, वो जाहिर बात है टेलीवाइज पता नहीं करते हैं कि नहीं, वो तो लाइव टेलीवाइज जैसे होना चाहिए ये वाली चीज, तो कि बाजवा साहब इस साइफर के ऊपर क्या कहते हैं। वैसे ऑफिशियल सीक्रेट अदालत, हां ऑफिशियल सीक्रेट अदालत महमद ज्यादा फ्री हो रही हो तुम। ये हाथ क्या पकड़ाया है ये तो। अलीना एक बात अलीना, मेरे पास जादी साहब को भी बुलाना चाहिए वैसे इमरान खान को। अलीना प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। अलीना एक जो है मेरे पास तहरीक इंसाफ के वो चंद बड़े रहनुमा जो ज़ेरे ज़मीन हैं, ये 4-5 दिन पहले आए थे और उनके जो सही हो रहे आपने खान साहब समेत सबको फंसवाया है। अच्छा सर, कब जल्दी से बताएं, प्रोग्राम क्लोज करने में बड़ी खतरनाक बातें कर रही है। मैंने एक बात इसी बात पे हुई, मैंने कहा आपके केपी के अंदर जो कैंपेन चल रही है, बड़े बड़े कन्वेंशन जो है बड़े ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिसके अंदर एक ही नारा लग रहा है कि फौज हमारी है, फौज के हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए, 6-7 दिन पहले सारे पार्टी चीदे इकट्ठे थे, बड़े कहा कि मैं तो मेरा मौकफ तो 1996 से है कि शहबाज शरीफ गद्दार है, अपना नवाज शरीफ गद्दार है और ये नदीर गद्दार है, मीर जाफर मीर कासिम ये है। इमरान खान साहब का क्या है, जैसे महमल ने कहा कि किसी को मर्जी मीर जाफर का किताब दे दे, 2-4 दिन बाद ये वापस ले लें। ओके चलें जी, इसी नोट के बाद प्रोग्राम क्लोज करते हैं। महमल आपकी तरफ अब नहीं हम आएंगे। ओके जी, हमारी तजिया का रुख राय आपने जानी।